2 हफ्तों के सफ़र की शुरुआत होती है बैंगलोर से। अपने गियर्स और बैकपैक के साथ मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। बैंगलोर टू चंडीगढ़ फ़्लाइट लेकर रात को होटल चेक इन करके मैं कब सो गया मुझे अंदाज़ा भी नहीं। 5 बजे अलार्म बजते ही मैंने तैयार होना शुरू किया। आज जाना था पहले स्टॉप जीबी में। जीबी मनाली के रास्ते पर ही आता है, पर मनाली ना जाके मंडी से राइट लेने पर ये जगह आती है। अपनी बाइक्स जिन्हें मैंने चंडीगढ़ से रेंट किया था उन पर अपने बैग्स लोड किए और 8 बजते बजते मैं निकलने के लिए तैयार था, और साथ ही मेरे दोस्त भी। गर्मी में जैकेट और गियर पहनकर राइड शुरू हो चुकी थी और नज़ारे शहर से धीरे धीरे बदलने लगे। चंडीगढ़ से मनाली के बीच काफ़ी बड़ी टनल्स आती हैं और हर बड़ी टनल से गुजरते ही मौसम थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। 2 घंटे लगातार बाइक चलाने के बाद मैंने एक वाटर ब्रेक लिया, 1 कप चाय और कुछ पल का सुकून। हर सफ़र के बीच जो ये छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं ना, बड़े स्पेशल होते हैं। मंडी आते ही हम जीबी के लिए एक रफ रोड का रास्ता ले लेते हैं। जीबी के लिए काफ़ी पतला और टूटा हुआ सा रास्ता है। बगल से बहती ये नदी का शोर याद दिला रहा था कि हमें जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, क्योंकि आसमान में बादल बारिश की ओर इशारा कर रहे थे। पतली रोड में फंसी गाड़ियों के ट्रैफिक से निकलकर हम पहुंच गए अपने पहले स्टे पर। बाहर मौसम इतना प्यारा था कि इंसान पूरे दिन की थकान भूल जाए। जीबी एक परफेक्ट स्टेकेशन है, और वैसे तो देर रात यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि हमें भी सोते वक्त कंबल की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ रूम्स में एसी नहीं होते क्योंकि पूरे साल उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ब्रेकफास्ट करके आज फिर 8 बजे बैग्स लोड किए अपनी अगली मंजिल सांगला के लिए। जीबी से काफ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद रास्ता नीचे को उतरने लगता है। रामपुर के रास्ते किन्नौर होते हुए हम करचम पहुंच जाते हैं। यहाँ आते आते फिर बारिश का मौसम बन जाता है, मानो हमारी किस्मत में हर स्टे भीग कर पहुँचना ही लिखा हो। यहाँ से फिर पतले टूटे रास्तों से होते हुए आगे जाना था अपने दूसरे स्टेज सांगला की ओर। ये सड़क काफ़ी पतली है और नीचे ढलान काफ़ी गहरी, इतनी कि नीचे ना देखने में ही भलाई है। आगे जाकर एक वाटर ब्रेक और कुछ पल का रेस्ट लेकर कुछ देर बाद हम पहुँचे सांगला। जितना सुंदर ये स्टे था उससे कई ज़्यादा सुंदर यहाँ से दिखते हुए नज़ारे थे। एप्पल और चेरी के पेड़, हरा भरा नज़ारा और नीला खुला आसमान। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, पर पूरे दिन थक कर पहुँचने के बाद यहाँ बैठकर ठंडी हवाओं के बीच गरम गरम चाय पीने की खुशी
को मैं शायद शब्दों में बता नहीं सकता। 3 दिन के बाद फाइनली आज वो दिन था जब गियर पहनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम कुछ ही दूर 2 घंटे के सफ़र पर जाने वाले थे। इन मेडोज़ के पास अपनी बाइक्स पार्क करके यहाँ बिताया वक्त मैं कभी नहीं भूलूँगा। एक वाटर ब्रेक और शॉर्ट लंच करके हम आगे बढ़ते हैं ऐसी जगह जहाँ का AQI 10 से भी कम है। सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस एट IIT दिल्ली ने इसे इंडिया की क्लीनेस्ट एयर बताया है। चारों तरफ हरियाली, बीच में बहती नदी और ना के बराबर पॉपुलेशन। ये आखिरी गांव है जिसके बाद चाइना कंट्रोल तिब्बत की टेरिटरी शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ आने का रास्ता काफ़ी ख़राब है, पर यह जगह इतनी सुंदर और साफ़ है, यहाँ का AQI इतना अच्छा है कि इसे इंडिया की किसी और जगह से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। वापस आते ही अगले दिन की पैकिंग में टाइम निकल गया। आज रात काफ़ी ठंडी थी और कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। अगला दिन काफ़ी बड़ा होने वाला था। 200 किलोमीटर दूर हम जाने वाले थे ताबो, स्पीति वैली के एक छोटे से गांव में।
आज सड़क भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली थी और नज़ारे हरे भरे रास्तों से पहली बार अब बिल्कुल अलग दिखने वाले थे। बीच में सिर्फ एक पेट्रोल पंप पू में मिलने वाला था, जहाँ तक जाते जाते हमारी बाइक्स में फ्यूल काफ़ी कम रह गया। पू पहुँचते ही पता चला कि पेट्रोल पंप एक दिन पहले से ख़राब है और भीड़ बहुत पहले से इंतज़ार कर रही है। मशीन ठीक होने के इंतज़ार में 2 घंटे बीत गए। पता चला मशीन के अगले 2-3 घंटे और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। लकीली हमें एक राइडर मिल गया जिसके पास एक्स्ट्रा कैनिस्टर था और उससे हमें अपनी बाइक्स में इतना फ्यूल तो भर ही लिया कि कम से कम टाबो पहुंच जाएं। क्योंकि इन रास्तों पे कोई लाइट नहीं होती, इसलिए हम इस कोशिश में जल्दी निकल गए ताकि अंधेरा होने से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। कुछ दूर एक ऐसी जगह दिखी जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये चांद की सतह जैसी ज़मीन इतनी अनोखी थी कि मानो किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। ये सारा लैंडस्केप कभी समुद्र के अंदर का हिस्सा हुआ करता था और आज भी ये वैसा ही है, बस अब पानी के नीचे नहीं, पानी के ऊपर। हवा इतनी एक्सट्रीम थी कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। अब नाको चांगो के रास्ते टाबो पहुँचने वाले थे। अपने बाइक्स के लास्ट 4 से 10 किलोमीटर की रेंज पे आते आते हम टाबो पहुंच ही गए। दुनिया की भाग दौड़ से इतनी दूर बसा ये छोटा सा गांव इतना शांत है कि रात होते ही नेचर की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतना ही खूबसूरत टाबो का ये स्टे, जिसमें अगले 2 दिन के लिए हम रुकने वाले थे। टाबो में हमें किसी तरीके से इतना फ्यूल तो मिल गया कि हम अगले 150 किलोमीटर तक जा सकें। यहाँ से कुछ ही दूर है धांकर मोनेस्ट्री। ये इस जगह की सबसे बड़ी और पुरानी मोनेस्ट्री है, जो एक समय हजारों साल पहले स्पीति किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। नीचे बहती है स्पीति नदी, जो पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बना रही है। ऊपर लटका ये 200 साल पुराना लकड़ी का ब्रिज अब इतना मजबूत भी नहीं कि एक साथ 2 लोग इसके ऊपर चल सके। एक आदमी भी जब इसके ऊपर से ब्रिज क्रॉस करता है तो ये पुल काफ़ी हिलता है। इसके 200 साल पुराने वुडन स्लैब या तो बीच से टूटने लगे हैं और या इन पर लगी हुई कीलें बाहर आने लगी हैं। कुछ पल यहाँ बिताने के बाद हम वापस अपने स्टे टाबो आ गए। अगले दिन फिर बैग्स को लोड करना था और पहुंचना था अगली मंजिल पर, स्पीति वैली का सबसे बड़ा शहर काजा। पू के 300 किलोमीटर बाद और मनाली से करीब 300 किलोमीटर पहले यहाँ एक लौता पेट्रोल पंप है। काजा के इस स्टे पहुंचकर हमें भूख तो बहुत लगी थी,
पर सबसे पहले हमने अपनी बाइक्स पर फुल टैंक फ्यूल भराया और उसके बाद ही सुकून से लंच किया। बोलने को तो काज़ा स्पीति वैली का सबसे बड़ा टाउन है, बट जितना बड़ा ये दिन में लगता है उतना ही छोटा रात में। रात के अंधेरे में काज़ा की चहल पहल पता ही नहीं लगती। अगले दिन जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए कॉमिक, दुनिया के हाईएस्ट विलेजेस में से एक। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव इंसानों के अलावा घर है स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्व्स, रेड फॉक्सेस, ब्लू शीप, हिमालयन आइबेक्सेस और याक्स का। पास ही है एक और गांव हिक्किम, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस बना है। यहाँ से उतरते हुए नीचे है लांगजा, एक और छोटा सा गांव जो फेमस है यहाँ के बुद्धा स्टैचू के लिए। I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. काज़ा से कुछ ही दूर एक आइकॉनिक मोनेस्ट्री है की। ये बनावट ऐसी है कि जैसे एक के ऊपर एक स्टैक करके घर बनाए हों, और कमाल की बात है कि ये सच भी है। हज़ारों सालों से जब भी यहाँ मंगोल ने अटैक किया, भूकंप आए या ऐसी कोई भी सिचुएशन आई, तो यहाँ के लोगों ने उसके ऊपर फिर घर बना दिए। ऐसे ही ये आर्किटेक्चर आज ऐसा दिखने लगा। अब ये किले जैसा लगता है, और उस समय के छुपे हुए रास्ते, सुरंगें और सीढ़ियाँ आज भी यहाँ हैं। यहाँ पर शिक्षा लेने वाले मॉन्क्स को एक समय योद्धा की शिक्षा भी मिलती थी। ये मॉन्क्स ठंड के समय -30 डिग्रीज टेम्परेचर में रहते हैं और आज भी इस मोनेस्ट्री की परंपरा का पालन कर रहे हैं। काज़ा में ऐसी और भी अनोखी मोनेस्ट्री हैं जिनकी कहानियाँ सुनने लायक हैं, जैसे कि ये मोनेस्ट्री जो सिर्फ लड़कियों और औरतों के लिए बनी है। ये दो गांवों को कनेक्ट करता एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। एक समय जब ये ब्रिज नहीं था, तब लोग लंबे रास्तों से एक से दूसरी जगह जाया करते थे। ये जगह
स्नो लेपर्ड की टेरिटरी है और यहाँ स्नो लेपर्ड दिखना आम बात है, हालांकि उन्हें स्पॉट करना उतना ही मुश्किल। रात को अगर मौसम साफ़ हो तो आसमान का नज़ारा भी देखने लायक होता है। आज काज़ा का आखिरी दिन था जहां मैंने काज़ा के कई कैफ़े एक्सप्लोर किए, जिनमें से सबसे अनोखा था ये कैफ़े, जिसकी सीटिंग, अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन सबसे अलग थी। आज का दिन स्लो और सिर्फ आराम भरा था। तीन दिन काज़ा में बिताने के बाद अब हम जा रहे थे एक लंबे सफ़र पर, चंद्रताल। काज़ा के आगे का रास्ता शायद इस पूरी जर्नी का सबसे सुंदर रास्ता था। यहाँ हमने ऐसे नज़ारे देखे जो आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। So in this life, don't you try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip by. These days they will come and go. That's how you build a good life. One step, two steps, three, and it's over. 5 into 6 again. 7 steps, 8 steps, 9, and I'm older. Trying to figure out where I fit in. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. इन रास्तों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और इंडिया में ऐसे अनोखे रास्ते हैं ये जानकर हम सबको गर्व होना चाहिए। One step, 2 steps, 3, and it's over. 5 into 6 again. 7 steps, 8 यहाँ रुककर कब हमने 2 घंटे बिता दिए पता ही नहीं चला। figure out where I fit in. So in this life, hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Don't you try to move too fast. So in this life, hold yourself tight. Hold yourself tight. Yeah. इसके आगे का रास्ता एक रफ ट्रेल है जिस पर घंटों लग जाते हैं। चंद्रताल से पहले ये आखिरी गांव है लोसर, जिसके बाद मनाली तक कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मोबाइल सिग्नल भी। हम फाइनली पहुँच गए अपने कैंप तक। कपड़े बदलकर और एक चाय पीकर हम सीधा चल दिए चंद्रताल की ओर। गाड़ियाँ एक पॉइंट तक ही जा सकती हैं और उसके बाद 15 मिनट ट्रैक करके पहुँचते हैं इस चांद सी चमकती झील चंद्रताल में। ऑलमोस्ट हर कोई इस एंट्रेंस तक आकर फ़ोटोज़ लेकर वापस चला जाता है, और भीड़ का शोर भी इतना होता है कि यहाँ सुकून तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
इसलिए मैं पैदल चलकर इसकी परिक्रमा करने चल दिया। जैसे जैसे आगे जाते भीड़ का शोर कम हुआ, यहाँ का सुकून भी महसूस होने लगा। शांत झील, इतना साफ पानी कि अंदर के पत्थर साफ दिखाई दें और घास इतनी सॉफ्ट कि मानो गद्दे पर बैठे हो। चारों ओर से पहाड़ों से ढकी इस झील पर जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे इसका रंग भी बदलने लगता है, कभी हरा तो कभी नीला और कभी चमकता हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगती है और वैसे ही यहाँ अंधेरा बढ़ने लगता है, क्योंकि ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई घर है, तो सिर्फ चांद की रोशनी। कहते हैं इंडियन आर्मी, इसरो के साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने यहाँ कुछ उड़ता हुआ देखा था, जिसकी फ़ोटोज़ भी इसरो ने पीएमओ को भेजी थी। वैसे तो चाइना बॉर्डर यहाँ से बहुत दूर है, बट लोगों ने इसे चाइनीज़ ऑब्जेक्ट बोलकर डिसमिस कर दिया। वहीं पीएमओ को इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिला। चंद्रताल बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि परियां इस झील के बीचों बीच पानी में चली जाती हैं। अगले दिन जल्दी उठकर फ्रेश होके हम निकल पड़े मनाली के लिए। लोसर से चंद्रताल और चंद्रताल से मनाली के बीच सिर्फ ये एक लौता सरकारी गेस्ट हाउस है जो ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ से शुरू होता है चंद्रताल से मनाली का रास्ता। अभी तक की जर्नी में जितनी भी खराब रोड, टूटे फूटे रास्ते मिले, वो शायद कुछ नहीं थे आने वाले इस रास्ते के सामने। ढेर सारी वाटर क्रॉसिंग्स जो दिन में तो ठीक हैं, पर दोपहर तक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स बन जाती हैं। ढीली मिट्टी, फिसलने वाली मिट्टी, पत्थरों का रास्ता, सब कुछ यहाँ था। ये आर्ग्यूबली इंडिया का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस रफ ट्रेल है। ये रफ ट्रेल विंटर्स में पूरी तरीके से बंद रहता है, क्योंकि यहाँ स्नो इतनी रहती है कि पता ही नहीं चलता रफ ट्रेल कहाँ है और खाई कहाँ है। कई जगह तो रास्ता बंद भी था, जहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स रास्ता बना रही थी। करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे रफ रास्तों पर गाड़ी चलाने के बाद हम आखिरकार कोकसर पहुँच गए, जहाँ से पक्की सड़क शुरू हो गई। 12 दिन की बाइक राइड अब ख़त्म होने जा रही थी। इन 12 दिनों में हमने इतना कुछ देखा था कि हमारे पास सुनाने के लिए कहानियों की कमी नहीं थी। मनाली हमेशा की तरह एप्पल से ढका हुआ दिखाई दिया। शरीर इतना थक चुका था और ऐसे में गरम गरम चाय, ऐसा मौसम के साथ बैठकर पिछले 12 दिनों को याद कर ढेर सारी बातें करना मन को इतना सुकून दे रहा था कि कोई पूछे कि स्पीति कैसा था तो उसे बता सकूं कि करोड़ों साल पहले जहां हम खड़े हैं वहां पानी ही पानी था। धरती के 2 टुकड़े आपस में टकराए और समुंदर का तल ऊपर उठ गया, बन गए ये हिमालय। जो पत्थर हम अपने हाथों में उठा रहे हैं वो कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी के गवाह हैं। स्पीति का रास्ता इतना अनोखा है
कि आपको धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है। शहर, शोर और अपनी परेशानियाँ। हर मोड़ के बाद रंग बदलते हैं, हरियाली पीछे छूट जाती है और सामने आता है एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ सुकून देता है। यहाँ इंसान छोटा लगता है और शायद ये एहसास ही असली सफ़र है। जब हम इनके बीच चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर उतर गए हों, लेकिन ये पृथ्वी ही है अपने सबसे कच्चे रूप में। स्पीति ऐसी जगह है जो कुछ साबित नहीं करती, ये सिर्फ इतना पूछती है, तुम कितनी दूर से मुझे महसूस करने आए हो।